प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं फाइनली हम सामाजिक विज्ञान का VVI क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों 25 तक करा दिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो का लिंक है, सभी बच्चे एक बार ज़रूर जा कर के पहले उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही इस वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे बच्चों। तो आज का जो सेशन है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक बार जो है सेशन को बच्चों शेयर कर दीजिए, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, फटाफट से एक बार शेयर कर दो सभी लोग, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, एक बार लाइक कर देंगे बच्चों। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज जो बताने वाले हैं बच्चों 26 से 50 तक। ठीक है, तो आप सभी बच्चे से यही अनुरोध होगा कि वीडियो के अंत तक आप सभी बच्चे बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या है। थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है बच्चों कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है बच्चों। तो जलोढ़ मृदा के बारे में एकदम अच्छे तरह से सभी बच्चे को जानना है और समझना है। ठीक है, नदियों के जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते बच्चों। जैसे अगर नदी में पानी आता है ना, तो पानी के साथ जो मिट्टी आते हैं उनके साथ ना बच्चों, तो उसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। कौन सा मिट्टी बोलते हैं बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। और इस मृदा में जो है गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है बच्चों। समझ में आ गया सभी बच्चों को कि नदियों के द्वारा जो जल आता है उसके साथ पानी के साथ जो जल में जो है बह कर के जो मिट्टी आते हैं बच्चों, तो उन्हीं मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं या जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और इस मृदा में जो है बच्चों गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें जो है उगाई जाती हैं। आई होप कि सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। जो नए मिट्टी जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो पानी के साथ जो बह करके आते हैं, नए जो मिट्टी होते हैं उन मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं। और यह मिट्टी जो है बच्चों काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, जो नए नए मिट्टी होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, उपजाऊ होती है। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो नदी में बच्चों पहले से जो माटी जो जमा है ना, नदी में पहले से जो जमा है, तो उसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और यह मिट्टी का जो है बच्चों, यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। समझ गए सभी लोग कि नदियों के द्वारा जो बहा करके जो लाए गए जो मिट्टी है प्यारे बच्चों, उस मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और जो पहले से यहाँ पर जमा है, जो पहले से जमा है, बहुत पुराना मिट्टी है बच्चों, तो उन मिट्टी को हम जो है बांगर मिट्टी कहेंगे। और यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, इसमें बहुत ही जो फसलें होते हैं कम उपजाऊ होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 28 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे कि जो नदी होते हैं ना, तो नदी का आखिर उपयोग क्यों होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है नदी का। तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य है बच्चों निम्नलिखित। पहली क्या है उपयोग इसका बच्चों, सिंचाई की व्यवस्था। अगर नदी में पानी आ जाते हैं तो उनसे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, अपने खेत को पटवन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि विद्युत का भी उत्पादन हम पानी से कर सकते हैं। नदी में अगर अधिक से अधिक पानी आ गया तो उनसे हम विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं, करंट फैला सकते हैं। पेयजल की आपूर्ति बच्चों, यानी पीने के पानी भी हमको वहाँ से मिल सकते हैं। दूसरी बात है कि मत्स्य पालन, ठीक है, मछली भी हम उसमें पाल सकते हैं बच्चों। तो ये सारे जो है नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य हैं। समझ गए सही बच्चों।
समझ गए सभी बच्चों ने? सभी बच्चे समझ गए बाबू कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य बच्चों निम्नलिखित है। पहला जो उद्देश्य है इसका सिंचाई की व्यवस्था है, दूसरा है विद्युत का उत्पादन, तीसरा है पेयजल की आपूर्ति और चौथा है मत्स्य पालन, मछली पालना। ठीक है, तो ये चारों जो है बच्चों नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य होगी, मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 29 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिल्कुल यहाँ से ही आप सभी बच्चों का 20 फरवरी की जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग का हो, प्रथम पाली का चाहे हो बच्चों, चाहे वो द्वितीय पाली का हो, ठीक है, प्रथम पाली या द्वितीय पाली, दोनों बच्चों को जो है बच्चों यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारी जो सीरीज है मात्र सोशल साइंस में जो है बच्चों 87 प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, जिसमें से 29वां अभी चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। ठीक है, 87 अगर प्रश्न पढ़ लेते हैं बच्चों तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें से ये प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। यहाँ से जितना आपको बनाना है बच्चों वो सारे प्रश्न यहाँ से आप सभी बच्चों को मिलने वाला है। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगा कि वीडियो के हमेशा अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी बच्चों। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत बच्चों 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी बच्चों। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बच्चों? 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से। इस आंदोलन के जो प्रणेता थे बच्चों वो सुंदर लाल बहुगुणा थे। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे बच्चों? सुंदर लाल बहुगुणा। और इस आंदोलन में स्थानीय लोग जो है पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने से रोक रहा था। समझ रहे ना, रोक रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे सही बच्चे, रहे थे होगा, ठीक है, रोक रहे थे, ध्यान देंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था बच्चों 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के एक जिला है गढ़वाल जिला, वहीं का एक छोटा सा गांव है, वहीं से हुआ था बच्चों। और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, और इस आंदोलन में क्या होते थे बच्चों कि अगर कोई भी ठेकेदार पेड़ को काटने के लिए पहुंचते थे तो वहाँ के जो लोग होते थे वो सारे लोग जो है पेड़ से जाके चिपक जाते थे, पेड़ को काटने से बचाते थे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। समझ गए सही बच्चे? अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 30 क्या क्या था, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? इससे पहले जो आपको हम क्वेश्चन बताए बच्चों 28 नंबर, नदी घाटी परियोजना की मुख्य उद्देश्य, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं बच्चों। जो नदी घाटी होते हैं उनके जो है बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उसकी परियोजना के, इसलिए जो है इसे बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताए थे हम नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल, मत्स्य पालन, ये सारे जो है बच्चों नदी घाटी परियोजना का ही गुण है। ठीक है, उद्देश्य है। तो यह भी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि नदी घाटी परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसे जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे में सिंचाई हो गया, विद्युत हो गया, उत्पादन हो गया, पेयजल हो गया बच्चों, आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि, ये सारे इनके जो है बच्चों उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 31 नंबर प्रश्न है। ध्यान से एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 31 है बच्चों, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, 1966 से 67 में उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज समझते हैं आप लोग ना, जो खेत में जो बोए जाते हैं उनको हम बीज बोलते हैं बच्चों। जैसे धान का बीज हो गया, गेहूं का बीज हो गया, उनसे ही तो धान और चावल फिर तैयार होता है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बीज। तो उन्नत किस्म के, ठीक है, कीटनाशक, दवा, सिंचाई आदि के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। पहले के ज़माना में क्या होता था बच्चों कि जो फसलें उगाए जाते थे ना उसमें ये सारी चीज़ें नहीं दिए जाते थे।
समझ रहे हो ना, जैसे खाद वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें दवाई वगैरह उसमें नहीं दिया जाता था। लेकिन 1966 से 67 के बीच में जो है उन्नत किस्म की जो फसलें आने लगी, बीज आने लगे, उसमें ये सारी चीज़ें मिलावट होने लगी बच्चों। जैसे कीटनाशक दवाई हो गया, सिंचाई होगा, ये सारे जो है फसल उत्पादन में आई क्रांति को ही हरित क्रांति कहा जाता है। जब उसमें कुछ पहले जो है मान लो कि 1 बीघा में जो है बच्चों 10 मन कुछ गेहूँ होता था, लेकिन अभी जो है 10 मन से अधिक गेहूँ होता है, जैसे 15 मन 20 मन होता है 1 बीघा में मान लीजिए। तो देखिए पहले से जो है कुछ ना कुछ तो तरक्की किया भारत ने, तो उन्हीं चीज़ों को जो है बच्चों हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक जो है बच्चों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता देंगे, ठीक है। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है बच्चों गेहूं की फसल पर पड़ा। सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा किसी पर तो गेहूं की फसल पर पड़ा हरित क्रांति का प्रभाव। और हरित क्रांति का प्रभाव जो है बच्चों पंजाब, हरियाणा, पश्चिम, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पड़ा। इन सब जिलों में जो है बच्चों, इन सब राज्य में जो है, सॉरी जिला नहीं, राज्य में अधिक से अधिक पड़ा, ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव। समझ गए सभी बच्चे ना, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 32 है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पहाड़ी ढलान पर जल के तेज बहाव से, पहाड़ी ढलान पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं बच्चों। जैसे पहाड़ी गांव होते बच्चे, तो वहाँ पर पहाड़ पर ही खेती की जाती है, और पहाड़ पे अगर चढ़ने के लिए एक सीढ़ीनुमा जगह बनाया जाता है, सीढ़ी के जैसा, और उस पर चढ़ के जो लोग जो खेती बाड़ी जो करते हैं बच्चों, तो उन्हीं खेती को जो है समोच्च कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इससे क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मिट्टी के अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं बच्चों। तो समोच्च कृषि के बारे में समझ गए आप सभी लोग। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो पहाड़ी ढलान पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को क्या कर सकते बच्चों, रोका जा सकता है। मिट्टी जो है नीचे नहीं जा सकता है। अगर सीढ़ीनुमा जैसे बना देगा, फिर उसमें अगर खेती करेंगे बच्चों तो मिट्टी नीचे की ओर नहीं जाएगा। इसी चीज़ को हम समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है सभी को तो वीडियो को एक लाइक करेंगे बाबू, सभी लोग एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं बच्चों, तो एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से। अगला देखिए प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 34 नंबर प्रश्न है, ठीक है। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमारे जो भारत देश है बच्चों, यहाँ के रेल परिवहन के बारे में बताना है। तो भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है बच्चों। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला देखिए क्या है बच्चों, पहला देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे, भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल प्रणाली है। समझ में आया सभी को। भारतीय रेल जो है बच्चों एशिया की सबसे बड़ी और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल प्रणाली है। समझ में आ गया होगा सभी को। नंबर 2 में देखो, भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। जैसे अभी ग्रुप डी हो गया बच्चों, रेलवे का जो वैकेंसी निकलने वाला है, आप सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। और तीसरा बात यह बताया गया बच्चों कि भारतीय रेल परिवहन का सस्ता साधन है। अगर एक जगह से हम दूसरी जगह अगर कहीं पर जाते हैं ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से, समझ रहे हो बच्चों ना, तो उसमें जो है हमको कम खर्च में हम आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे भारतीय रेल का जो है मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया सभी को। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 35 नंबर प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 35 ध्यान से क्या कहता है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं।
इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? समोच्च कृषि से, समोच्च रेखा है बच्चों, समोच्च कृषि तो हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 में समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? देखो बच्चों ध्यान से देखिए सभी लोग, तभी सबको समझ में आएगा, ठीक है। और शेयर कीजिए सभी लोग। भूतल पर समुद्र तल से, भूतल का मतलब यह हो गया बच्चों कि पृथ्वी के अंदर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समझे सभी लोग? भूतल पर समुद्र तल से, कहाँ से? भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर जो रेखा खींची जाएंगी बच्चों, काल्पनिक रेखा, उन्हीं रेखा को हम समोच्च रेखा कहते हैं। और इसकी दो विशेषताएं निम्न है बच्चों। समझ रहे हैं ना सभी लोग? इसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता है देखिए, समोच्च रेखा की सहायता से किसी ऊंचाई को प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समोच्च रेखा की सहायता से ही किसी ऊंचाई को अगर प्रदर्शन करते तो उनकी विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरी बात बच्चों, समोच्च रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। समोच्च रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 36। एक एक प्रश्न को सभी बच्चे जो है नोट कर लेंगे बच्चों, कॉपी में लिख लेंगे सभी लोग एकदम फटाफट से, ठीक है। एक एक प्रश्न को याद कीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हैं आप सभी बच्चों के लिए। एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जो है बच्चों जनता का, किसका? जनता का, जनता के लिए, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है। समझ में आया सभी को? अब्राहम लिंकन जो है बच्चों, उनके अनुसार जो लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे, वो सारे चीज़ किसके अंतर्गत है? जनता के अंतर्गत। अगर जनता लोग चाहेंगे तो किसी को जो है विधानसभा चुनाव में जिता सकते हैं या उसको गिरा सकते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, किसी को जिता सकता है और उसको नीचे गिरा सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? लोकतंत्र के अंतर्गत। और लोकतंत्र में जो सब कुछ होता है बच्चों, वो जनता लोग होता है, जनता के द्वारा चुना गया ही जो है मान्य होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 37 नंबर देखिए प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ध्यान से समझेंगे सभी लोग। समाज के सभी वर्गों के, हमारे समाज में जो जितने भी वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग, लो मीडियम, समझ रहे हो ना? कोई सबसे उच्च मध्यम वर्ग होता है, कोई मध्यम वर्ग होता है, उसके बाद नीचे होते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो आम गरीब लोग हो या अमीर लोग हो या बीच वाले लोग हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, सबको जो है सरकार की हिस्सेदारी में भाग लेना चाहिए। जो सरकार की हिस्सेदारी देना चाहता है बच्चों, वही चीज़ जो है सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। समझ गए सभी लोग? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? तो अपने धर्म से प्रेम करना, जैसे हम लोग करते हैं अपने धर्म से प्रेम, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है बच्चों। लेकिन ऐसा किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अपने धर्म से प्रेम तो हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को नफरत नहीं करना है बच्चों, उसे गलत नहीं मानना है। अथवा अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। समझ में आ गया 38 नंबर सभी को? अपने धर्म से प्रेम करना या अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरे धर्म से नफरत करना या दूसरे धर्म को नीचा मानना ही क्या कहलाता है बच्चों? सांप्रदायिकता।
लेकिन ऐसा आप सभी बच्चों को बिल्कुल नहीं करना है, सब एक समान है बच्चों, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर चले तो सब एक समान है बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर प्रश्न है बच्चों, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है बच्चों? तो लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच, किसके अनुसार बच्चों? लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव जो हम लोग करते हैं वही लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है बच्चों। लिंग के आधार पर हम लोग ही कहते हैं ना कि यह स्त्री है या पुरुष है, ठीक है बच्चों। और उन्हीं के आधार पर जो हम लोग भेदभाव करते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को हम लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। समझ गए सभी लोग? अगला प्रश्न है बच्चों 40 नंबर प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न ही पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखेंगे। अगर कहीं से प्रश्न आता है तो वो हमारे द्वारा बनाया गया नोट से ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, 100% लिख लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ से ही आएंगे प्रश्न। तो फटाफट से सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से सभी लोग। देखिए बच्चों 40 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। देखिए बच्चों ध्यान से, ग्राम पंचायत के दो कार्य निम्न हैं। ग्राम पंचायत के दो कार्य निम्न है बच्चों। पहला कार्य क्या है ग्राम पंचायत का? कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो पंच होते हैं ना, जो ग्राम पंचायत होते हैं ना बच्चों, तो अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, कि हमारे जो पंचायत है इसमें क्या कमी है, उन सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी लेना और उनको जो है सही सलामत करना। दूसरी बात है बच्चों, दूसरी बात क्या है कि प्राकृतिक विपदा में सहायता लेकर कार्य करना, ठीक है। प्राकृतिक विपदा में सहायता लेकर कार्य करना, कहने का मतलब यह हो गया बच्चों कि अगर कभी कभी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाते हैं तो उन समय जो है ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको जो है ग्रामीणों को सहायता करना चाहिए। ये सारे जो इनके कार्य है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 41 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। समवर्ती सूची क्या है बच्चों? समवर्ती सूची क्या है, एकदम ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये VVI प्रश्न है बच्चों, ठीक है, एकदम VVI प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। समवर्ती सूची क्या है बच्चों? तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। जो केंद्र और राज्य दोनों के महत्व को समझते हैं बच्चों, तो उन्हीं विषय को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषय पर जो है बच्चों केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों ही अपना अपना कानून को बना सकते हैं। लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, जब एक ही बात पर अगर दोनों कानून बनाने लगते हैं बच्चों, केंद्र सरकार और कौन, राज्य सरकार, तो उस समय क्या होता है बच्चों, दोनों के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं ना, उनमें टकराव होता है। टकराव जब होता है तब केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वही मान्य होता है बच्चों। जो केंद्र सरकार जो कानून बनाते हैं वही केंद्र को मान्यता दी जाती है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हुआ समवर्ती सूची, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 42 नंबर प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। भाषा नीति क्या है बच्चों? भाषा नीति क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। हमारे जो राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र है बच्चों, भारतीय जो है, हम लोग भारतीय होने का एक गर्व है हम लोगों के ऊपर, ठीक है। जो हमारा राष्ट्र है, इस राष्ट्र में जो भाषा है बच्चों, तो इन्हीं नीतियों की वजह से तैयार की गई है। और भारत सरकार के द्वारा जो है कार्यालय भाषा के रूप में यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है बच्चों। हमारे भारत में कुल कितनी भाषा को मान्यता दी गई है बच्चों? तो 22 भाषाओं को, ठीक है। आगे देखिए क्या है बच्चों, विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं।
अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं अपनी अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया है बच्चों। हिंदी को कौन सा भाषा माना गया है? राजभाषा। परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिली है। राजभाषा तो इसको कहा गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अभी तक इसको मान्यता नहीं मिला है। राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अपनी अपनी भाषा का स्वतंत्रता दी गई है। अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज में बना हुआ है। अंग्रेजी का जो है प्रयोग है बच्चों, जितने भी काम करते हैं सरकारी वगैरह हम लोग, तो उसमें जो है अंग्रेजी शब्द बोलना ही बोलना है। तो ये जो है भाषा इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न जो है बच्चों ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है बच्चों भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। इसके अंतर्गत जो है बच्चों बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता तथा व्यापार करने एवं जीविका चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। समझ गए सभी लोग? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 44 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 44 नंबर प्रश्न है बच्चों, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है बच्चों? तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों के लिए बनाया गया है। दल बदल जो कानून होते हैं बच्चों वो सांसदों और विधायकों के लिए बनाया गया है। ऐसा कानून है ये जो उन्हें दल बदलने से रोकती है। दल बदल कानून एक ऐसा कानून है सांसदों और विधायकों के लिए जो कि उसे दल बदलने के लिए रोकती है बच्चों। इस कानून के अनुसार जो है कोई भी सांसद या विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर बच्चों, किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। इन्हीं प्रक्रिया को जो है बच्चों हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा ये भी प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखेंगे सभी लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 45 है। वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी बच्चे। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। हमारे भारत की जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बच्चों उनके नाम बताना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो एक बार आप सभी को कुछ बातें बताने जा रहे हैं। प्रतिदिन शाम को बच्चों 7 बजे आप लोग लाइव क्लास से जुड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो 10th वाले बच्चे हो या 12th वाले बच्चे, आप सभी के लिए जो है कोर्स स्टार्ट है। और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता बच्चों तब तक आप लोगों के हम साथ हैं और 1 से 21 प्रश्न लेके आएंगे बच्चों। कहने का अर्थ यह हुआ एकदम इम्पोर्टेंट से प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न लड़ेगा बच्चों। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताना है। तो भारत में जो है बच्चों 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कितने हैं बच्चों? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। उनके जो नाम है बच्चों वो निम्न है। पहला नाम देखेंगे सभी बच्चे, क्या है बच्चों? पहला नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नोट करते जाइए सभी बच्चे कॉपी में। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा है बच्चों राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और पांचवा जो है बच्चों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और छठा जो है बच्चों तृणमूल कांग्रेस। और सातवां है बहुजन समाज पार्टी। और लास्ट में है बच्चों नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बच्चों हमारे भारत देश में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 46 नंबर प्रश्न है। बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे बच्चों? तो बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था बच्चों। बिहार के गांधी मैदान में जो है बच्चों ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इस आंदोलन के होने के कारण बढ़ती हुई महंगाई था, बेरोजगारी मूल्य में वृद्धि था। ठीक है,
और इतना ही नहीं बच्चों, सरकार द्वारा जनता की बातों को सुनना था। ये सारे जो कंडीशन है बच्चों, ये जो है था। अगला प्रश्न है बच्चों 47 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, शेयर कीजिए सभी लोग, ठीक है, शेयर कीजिए सेशन को। 47 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है बच्चों? तो जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल बच्चों, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाते हैं बच्चों। कितने राजनीतिक दल में होना चाहिए? दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिल कर के जो है बच्चों अपना बहुमत पूरा कर सरकार बना लेते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को जो है बच्चों हम लोग गठबंधन की सरकार कहती हैं। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या कह रहा है? गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल बच्चों मिल करके अपना बहुमत पूरा कर सकते हैं या पूरा करके सरकार बना लेते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 48 है, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे बच्चों? तो सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में थे बच्चों सत्ता में आंशिक सरदारी करना, सत्ता में आंशिक सरदारी करना, सरकारी कामकाज पर जो है बच्चों नियंत्रण रखना, जो सरकार के जो काम काज होते हैं बच्चों उन सब पर ध्यान रखना, सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना। सरकार का चाहे काम हो या सरकारी कर्मचारियों का काम हो, तो उनके कार्यों को विशेष कर को ध्यान में रखना है बच्चों। ये सूचना अधिकार के आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है बच्चों 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। 49 नंबर प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए सभी लोग। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत के आय के स्रोत पूछ रहे बच्चों। जो ग्राम पंचायत होते हैं ना, उनके आय के स्रोत बताना है। तो ग्राम पंचायत के आय के निम्नलिखित स्रोत है। पहला क्या है बच्चों? उसको पैसा कमाने का क्या जरिया है, कैसे वो लोग पैसा कमाते हैं ग्राम पंचायत के लोग? तो होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार आदि से प्राप्त आय। दूसरा है तीर्थ स्थानों, हाट बाजारों और मेलों, जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर शौचालय और मूत्राशय से प्राप्त फीस। ये सारे काम करके बच्चों हर जगह में ये सब काम करके वित्तीय अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान किया जाता है। ये सारे जो है कार्य करके जो है वो लोग जो है पैसा कमा लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 50 नंबर प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। ये प्रश्न संख्या देखिए बच्चों लास्ट है और ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है बच्चों? तो अधिकांश राजनीतिक दल में अगर देखा जाए बच्चों, अधिक से अधिक अगर राजनीतिक दल में देखा जाए कि उसके नेता, चाहे उसके परिवार नेता ही हो या चाहे उसका सगे संबंधी कोई भी हो, वही राजनीतिक दल में जो है चुनाव का टिकट लेते हैं बच्चों, और दूसरे को नहीं मिलता। परिवारवाद में क्या होता है, जो राजनीतिक दल में जो राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए हैं बच्चों, तो अगर उनमें से अगर उनका ही कोई फैमिली लोग हो या सगे संबंधी हो, चाहे कोई अन्य नेता उसके ही रिलेशन में हो बच्चों, तो उनको ही टिकट दे करके चुनाव लड़ाया जाता है। उन्हीं चीज़ों को जो है बच्चों परिवारवाद कहते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बता देंगे सभी बच्चे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे बच्चों, एक लाइक सभी लोग ज़रूर कर देंगे, एक लाइक मात्र करना है सभी बच्चों को, ठीक है। एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।